आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगा, आज के क्लास में जितना भी प्रश्न है ना, ये आप मानकर चलना 2026 में जो भी आप एग्जाम में बैठोगे, किसी ना किसी शिफ्ट में हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके 26 के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आप याद रखना। आज के क्वेश्चन बाबू डायमंड है 26 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को समझिएगा। और एक बात देखो, आपको पता है अभी 3:35 हो रहा है जब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दोपहर का। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ 5 से 6 कप चाय पिए होंगे। लगातार काम किए जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, 2025 का जितना भी करेंट अफेयर पूछा गया है सरकारी एग्जाम में, करेंट अफेयर बाबू अगर किसी एग्जाम में पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सोच रहा था ना, जितना रेलवे पूछा है ना बस वही आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, तो सोचिए नहीं, जो एसएससी भी एग्जाम में पूछा है 25 में वो भी आपको देना है। तो लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन है। 22-23 तो रेडी कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन आज ही रेडी कर लूंगा। ठीक है, तो ये 3000 क्वेश्चन ना आपको एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर बना है मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये कवर कर लेते हैं तो 2025 का करंट अफेयर बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। आपके कोर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा कल तक। ठीक है, दूसरी बात, अभी डेली क्लास 12 मिनट 13 मिनट क्लास चल रहा है। इस क्लास को अच्छे से देखो, 26 का करंट अफेयर भी आपका नहीं छूटेगा दोस्त। बाकी हर क्लास का नोट्स जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर फ्री में प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, जहां से फ्री में डाउनलोड कर आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये वाला एप्लीकेशन हमारे अपने फोन में इंस्टॉल करिएगा। बिहार का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको हर कोर्स यहां पर मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं दाम कम कर दीजिए। बाबू दाम ना ऑलरेडी बहुत कम है, ईमानदारी से आप देखो मार्केट में तो। और कंटेंट भी मिलाना, आप बोलोगे भैया कंटेंट में ना एकदम क्वालिटी है। आपके कोई भी टॉपिक हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इसके साथ साथ कोई भी कोर्स खोलोगे ना, सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम का सपोर्ट जो मैंने आपको दिया है, ताकि कोई बच्चा अगर कोर्स लेना तो अगर उसको किसी भी टॉपिक में किसी भी सवाल में डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है एग्जाम तक, ताकि उसको ये लगे कि तैयारी के साथ साथ कोई बंदा मेरे साथ खड़ा भी है गाइडेंस देने के लिए, प्रॉपर तैयार करवाने के लिए। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। हुआ क्या है, हाल ही में ना भारत ने उड़ीसा के तट से, कहां से, उड़ीसा के तट से प्रलय नाम का 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। प्रलय नाम का 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। जो किस टाइप का मिसाइल है, अगर एग्जाम में पूछे कैसा मिसाइल है तो याद रखिएगा क्वासी ब्लास्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, जिसकी स्ट्राइक रेंज क्या है, जब ये दागा जाता है तो इसकी रेंज क्या है, तो 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। एक का क्षमता है बाबू 150 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ये प्रलय मिसाइल 2 बनाया गया है, जिसको टेस्टिंग किया गया है उड़ीसा के तट से, इसको बनाया कौन है और टेस्ट कौन किया है, तो इसको बनाया गया है बाबू आपका डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया ना, समझ गए ना। अब एक बात समझिएगा, डीआरडीओ का गठन कब हुआ है, 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर कामत। कौन, समीर कामत, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2027 तक ये बोला है ना, जो इंडस्ट्रियल भांग है, जो उनके जंगल में भांग होता है ना, भांग जिसको खाकर लोग भांग, वही भांग की बात कर रहा है, उसकी खेती को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए ना, क्योंकि भांग का बाबू ना खेती बहुत तेजी से होता है, और ऐसे बहुत सारे जंगल है ना जहां पर खेती करने का भी दरकार नहीं है, ऑटोमेटिक भांग ना जिसका उत्पादन हो जाता है जंगल वगैरह में, तो उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो जोर दे रही है। ये सब किस अभियान के तहत, तो ग्रीन टू गोल्ड अभियान पहल के तहत। पहला बात याद रखिएगा। ठीक है, आपको बताना है
ग्रीन टू गोल्ड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया भांग क्यों उगाया जा रहा है? ताकि ना जो आने वाला साल में ना जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो खुद पर आत्मनिर्भर हो सके। और ऐसा बोला जा रहा है सालाना लगभग ना एक डाटा बताया गया है 1000 से 2000 करोड़ रुपए सालाना इनकम हो सकता है हिमाचल प्रदेश सरकार को भांग की खेती से। ठीक है, तो ग्रीन टू गोल्ड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? जंगली भांग को एक रेगुलेटेड इंडस्ट्रियल और औषधि संसाधन में बदलना, ये टारगेट है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन टू गोल्ड पहल का, जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत में किस कंपनी के पास सबसे अधिक पेट्रोल पंप आउटलेट है, जिससे भारत का कुल फ्यूल रिटेल नेटवर्क 1 लाख आउटलेट को पार कर गया है? अब ये आउटलेट क्या है? देखो बहुत सारी कंपनी है, HPCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, रिलायंस है। अब आप तेल भराने जाते होंगे तो जगह जगह देखते होंगे रोड में ये पेट्रोल पंप किसका है? तो रिलायंस का है। ये किसका है? तो इंडियन ऑयल का है। ये किसका है? तो BPCL का है ना? तो ऐसे बहुत सारे बाबू पेट्रोल पंप होंगे दुनिया भारत में। बोला जा रहा है लगभग ना ऐसे 1 लाख पेट्रोल पंप है, लेकिन सबसे अधिक पेट्रोल पंप किसका है पूरे भारतवर्ष में? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का लगभग बताया गया है 43,000 लगभग पेट्रोल पंप है ना, वो सिर्फ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, इसको विषय रखा गया है, इसको थीम रखा गया है। इस थीम पर आधारित दिल्ली में होने वाले 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आपको एग्जाम में पूछेगा 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस सम्मेलन का थीम क्या था? किस पर थी आधारित? तो विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। अब इस सम्मेलन में ना 5 चीजों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। वो 5 चीज कौन कौन सा है दोस्त? तो पहला है आप सभी का शुरुआती बचपन की शिक्षा, पहला। दूसरा है स्कूलिंग, तीसरा है स्किल, और चौथा आपका है उच्च शिक्षा, और 5वां क्या है? खेल और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज। ये 5 विशेष रूप पर मुद्दों पर जोर दिया गया, फोकस किया गया है इस सम्मेलन में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है 2025 तक भारत का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस, जिसका मकसद खोए हुए, चोरी हुए, लूटे गए हथियार को बरामद करना है, ट्रैक करना है, पता लगाना है। ऐसे हथियार कहां कहां पर जो चोरी हुआ है, लूट लिया गया है, ये सब हथियार का पता लगाने के लिए ना एक राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस तैयार किया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्त? तो लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डाटाबेस। उस डाटाबेस का नाम क्या है? याद रखिएगा, लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डाटाबेस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने हाल ही में कहां पर? सिक्किम में मिट्टी में रहने वाली किस नई माइक्रो आर्थ्रोपोड प्रजाति की खोज की है? ये कहां पर खोजा गया है? सिक्किम में खोजा गया है। वो कीड़े का नाम क्या है दोस्त? तो उसका नाम बताया जा रहा है निलस सिक्किमेनिस। ऑप्शन नंबर हमारा ए याद रखना है आप सभी को। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1851 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां पर है वर्तमान में? तो कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान गहरे समुद्र तल से दुर्लभ पृथ्वी कीचड़ की दुनिया की पहली लगातार टेस्ट माइनिंग करेगा। यानी ना लगभग प्रशांत महासागर में 6000 फीट नीचे ना लगातार माइनिंग करने का योजना बना रहा है जापान। भैया 6000 मीटर नीचे, हाँ लगभग 6000 मीटर को अगर फीट में कन्वर्ट करो तो लगभग 19,000 फीट होता है। तो 19,000 फीट नीचे ना प्रशांत महासागर में माइनिंग करेगा और वहां से कीचड़ निकालेगा। कौन?
जापान। और ऐसा करने वाला ये पहला देश है। क्यों कर रहा है बता रहे हैं। तो ये जो माइनिंग करेगा दोस्त, वो किस द्वीप में कर रहा है, तो याद रखेगा ये करेगा आपको मिनमिटोरी द्वीप में, ऑप्शन नंबर हमारा भी, जो जापान में पड़ता है। और किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। अब एक बात सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, जापान प्रशांत महासागर में मिनमिटोरी द्वीप के पास समुद्र तल से दुर्लभ पृथ्वी कीचड़ का दुनिया का पहला लगातार गहरे समुद्र पर करने वाला ये पहला देश बन चुका है। अब किस क्षेत्र में एग्जाम में पूछेगा, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में ना ये जो है वो माइनिंग करेगा। जो जो मेन पॉइंट है मैं रेड पेन से लिखा हूं, देखो प्रशांत महासागर में जापान करेगा, किस द्वीप में, मिनमिटोरी द्वीप में लगातार, और कौन से जोन में, विशेष आर्थिक जोन में। ठीक है, अब एक बात रखिएगा, ये जो माइनिंग किया जाएगा 19,000 फीट नीचे प्रशांत महासागर में, इसको किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा पूछेगा तो याद रखना जापान एजेंसी फॉर मैराइन अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। ये याद रखना है, इस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। लगभग 6,000 मीटर की गहराई से कीचड़ निकालना, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके। क्यों? क्योंकि समुद्र तल के कीचड़ में, एक बात याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां पर ना मार रहा हूं कि तल में ना डाइस्पोर्सियम, टर्बियम, नियोडिनियम और गैडोलिनियम, ये 4 तत्व ना जो है इसका पता लगाया जाएगा। जो भी कीचड़ निकाला जाएगा ना, उसकी कीचड़ को निकालकर आकर टेस्टिंग किया जाएगा और इस तत्व का पता लगाया जाएगा। क्योंकि ये तत्व ना आज के डेट में वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोटर, रक्षा प्रतीक और जैसे उच्च तकनीक उत्पाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अधिकतर चाइना पर ही सभी लोग डिपेंड है इन सब सेक्टर में। तो जापान चाहता है कि अब जो है खुद पर निर्भर रहा जाए, इसीलिए काम कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में बने WHAP 8x8 वाहन का पहला बैच किस देश को सौंपा है। आप ये देख रहे हैं ना, यही वाहन की बात कर रहा है, ये दिया गया है आपका मोरक्को को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो बोला है क्लोरीनेटेड पैराथाइलिन के लिए भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है। अब ये जो प्लांट है ना बाबू क्या है, अच्छा भैया ये क्लोरीनेटेड पॉलीथिलीन क्या है, ये ना बाबू एक सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसमें ना अगर पॉलीथीन में ना क्लोरीन मिला दोगे ना, क्लोरीन, तो ये प्लास्टिक का जो है वो निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक। इसका भारत में पहला प्लांट ना आपका राजपुरा में खोला गया है, जो आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा अगरबत्ती के लिए जारी किया गया है एक नया स्टैंडर्ड। अब देखो आज के डेट में ना कोई भी अगरबत्ती बेच दे रहा है, पूजा तो भगवान का कर ले रहे हैं, लेकिन उससे जो धुआं निकल रहा है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत लोग को बीमारी हो रही है, सांस लेने की बीमारी हो रही है, उनके लंग्स कमजोर हो रहे हैं। तो इन सब को नजर में रखते हुए ना अगरबत्ती के लिए भारत का पहला एक स्टैंडर्ड जारी किया, जिसको क्या बोला जा रहा है, IS 941-2025। अब इस स्टैंडर्ड को जो भी कंपनी इसका पालन करेगी ना, वही अगरबत्ती बना सकती है और मार्केट में बेच सकती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाए गए दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने वाले कॉलेज का क्लाज रेट की मूर्ति का, अच्छा सांता क्लॉज का ना एक मूर्ति बनाया गया है, जो सिर्फ बालू और सेव, एप्पल सेव से बना हुआ है। और ये मूर्ति ना सांता क्लॉज का कौन बनाया है, सुदर्शन पटनायक, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, बहुत बड़े कलाकार है बालू के। ये कहां पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नीलाद्री बीच, पुरी उड़ीसा में। ठीक है, और ये इतना मस्त बनाया है ना, जिसके वजह से इनको क्या मिला है दोस्त, इनको अवार्ड मिला है। ये बात याद रखना। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एप्पल एंड सेंट इंस्टॉलेशन है ये वाला सांता क्लॉज। ठीक है, अगले सामने यहां पर है, हाल ही में मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में प्रगति सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया है। ये प्रगति क्या है बाबू, इसको बोला जा रहा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंट।
कि एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो है मोदी जी के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। किसका? प्रगति का। ठीक है, यह एक ढांचा है बाबू, जो अलग अलग सेक्टर में अच्छे तरीके से काम किया जा सके, इसके ऊपर समीक्षा होती है। इस बैठक में ना 5 सेक्टर में फोकस किया गया। कौन कौन सा? तो एक तो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवे, और एक आप सभी का क्या बोला मैं, एक तो रेलवे हो गया, एक पावर हो गया, एक रोड हो गया, एक कोयला सेक्टर हो गया, और एक हो गया आपका जल संसाधन। ये 5 सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस दिया गया इस सम्मेलन में। ठीक है, जो ये प्रगति का जो बैठक हुआ है इस सम्मेलन का, प्रगति का कौन सा बैठक हुआ बाबू? 50वां बैठक हुआ है प्रगति का इस बार दिल्ली में। आगे देखो आप सभी, क्वेश्चन में तो आपको मैंने बता ही दिया कि 50वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसमें 5 सेक्टर पर फोकस किया गया, जिसमें रोड है, रेलवे है, पावर है, जल संसाधन है और कोयला सेक्टर है। ठीक है, और आप मेन याद रखिएगा, प्रगति इकोसिस्टम के लिए ना पिछले दशक यानी पिछले 10 साल में 85 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। कितना? 85 लाख करोड़ रुपए। और लगभग 377 प्रोजेक्ट में से लगभग 94% मुद्दे को ना जो सही से हल किया गया है। कितना मुद्दा? 24%। ठीक है, ये पॉइंट आपको बस ज्यादा याद नहीं रखना है। ये प्रगति जो समीक्षा बैठक हुआ दिल्ली में हुआ, इसके अध्यक्षता कौन किए? मोदी जी किए। ठीक है, प्रगति के अंदर कितने सेक्टर पर फोकस किया गया? 5। कौन कौन सा है बताए हैं। पिछले दशक में टोटल अभी तक कितने रुपए खर्चा हुआ है इस प्रगति स्कीम के ऊपर? तो 85 लाख करोड़ रुपए। 94% से अधिक मुद्दों को सुलझा लिया गया, अच्छे से काम हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पूरे देश भर में एक चैलेंज चलाया जा रहा है, जिसका नाम है स्किल द नेशन एआई चैलेंज। इसका मेन टारगेट यही है कि आने वाले कल के लिए भारत के नागरिक को तैयार करना, सक्षम बनाना एआई के क्षेत्र में। ठीक है, अब ये जो पहल हुआ है वो किस स्कीम के अंतर्गत है ये आपको बताना है। उसका नाम है बाबू स्किल फॉर एआई रेडीनेस। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये पहल आता है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है? देखो, MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। अब सुनना, ये जो बाबू मंत्रालय है ना, इस मंत्रालय ने एक अपना नया लोगो बनाया है। सबसे पहले सुनना आप सभी, ये जो मंत्रालय है इन्होंने अपना एक नया लोगो डिजाइन किया है। ठीक है, इस लोगो में ना पारदर्शिता, विकास और सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाने वाला कई प्रतीक शामिल है इस लोगो में। इनमें से कौन सा प्रतीक भारत में आर्थिक योजना, नीति निर्माण और वित्त निर्माण में से डेटा की भूमिका को विशेष रूप से दर्शाता है? तो बाबू आर्थिक योजना, नीति निर्माण और वित्त निर्णय को दर्शाने वाला इस लोगो में क्या है? तो वो है दोस्त आप सभी का रुपया का प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी। एक नया लोगो डिजाइन किया गया इस मंत्रालय के द्वारा। अब आगे स्लाइड में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस लोगो में आपको क्या याद रखना है? जो ये लोगो बनाया गया है ना, किस थीम के ये जो लोगो बनाया गया किस थीम के आधार पर? तो विकास के लिए डेटा, ये थीम रखा गया है, ये आप सभी का विषय है। अब आगे सुनना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होता है? एग्जाम में जाओगे और पूछेगा सच्चाई और पारदर्शिता का प्रतीक को क्या है? इस लोगों में सच्चाई और पारदर्शिता का प्रतीक क्या है? अशोक चक्र है, पहला पॉइंट। दूसरा, आर्थिक योजना में डेटा की भूमिका को उजागर करने वाला प्रतीक क्या है? रुपया का प्रतीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है दोस्त? विश्वसनीय आंकड़ों के माध्यम से प्रगति को दर्शाने वाला ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ग्रोथ बार, ये तीसरा प्रतीक है इसी में अंदर। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखोगे रुपया है, यहां पर ये ग्रोथ बार ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं, अशोक चक्र है, ये तीनों शामिल है। और तीनों क्या क्या चीज है वो मैंने आपको बताया है। अब इसमें जो कलर है, जो रंग इस्तेमाल किया गया है, केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, भारत के राष्ट्रीय रंगों को दर्शाता है।
और डेटा संचालित शासन और पारदर्शिता के अनुरूप विकास, स्थिरता, सत्यता और ज्ञान का प्रतीक है। ये पॉइंट याद रखना है, मैं पीडीएफ में मेंशन कर दिया हूं। आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में सीधा पूछेगा। अब देखो, हाल ही में सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत की पहली समुद्र क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ने समुद्र वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए पोर्ट आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औपचारिक रूप से अपने ऋण संचालन की शुरुआत की है। अपने ऋण संचालन की शुरुआत में ना जो ये कंपनी है उसके द्वारा लगभग कितना लोन जो है वो आवंटित किया गया है पहले फेज में, तो 4300 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, कौन सा देश दुनिया में सबसे पहले बिना डंक वाले मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश बन गया है? अब जो भी बिना डंक वाले मधुमक्खी है ना, उनको भी जीने का अधिकार है, उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। तो बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का नाम कौन सा बाबू? पेरू। और ये सबसे अधिक किस जंगल में मिलती है? तो अमेज़न की जंगल में। ठीक है, तो हमारे सामने क्या है, देखो काम्या कार्तिकेयन ने जो है वो 18 साल की है और इन्होंने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल में ना स्काई कर गई है। स्काई मतलब आप देखोगे ना बर्फ में ना ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हुए ना बाबू वो साउथ पोल तक पहुंची है। और ऐसा करने से सबसे कम उम्र की भारत की लड़की है। और ये कहां की रहने वाली है? ये रहने वाली मुंबई की रहने वाली है। ठीक है, और विश्व की बाबू ये दूसरी लड़की है। पहली लड़की का नाम क्या था? वो नॉर्वे की थी, एलिसुलो नाम था पहले उसका, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, एली एस्लोनो। ठीक है, ये भारत की सबसे कम उम्र की लड़की है। महिला बनकर नाम किया उन्होंने अंटार्कटिका में कठिन परिस्थितियों जैसे कि -30 डिग्री तापमान, तेज हवाएं और श्वेत अक्षदान का सामना करते हुए अपनी यात्रा पूरी की है। काम्या ने दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के लिए कुल कितनी दूरी तय की है? तो 115 किलोमीटर। कहां की रहने वाली है? मुंबई की। इनके फादर ना इंडियन नेवी में ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी, जो पूर्वोत्तर को पूर्वी भारत से जोड़ेगी, ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण कौन किया है? तो याद रखना, इंटरगल कोच फैक्ट्री के द्वारा। ये कहां पर ये कंपनी है बाबू? चेन्नई में। ठीक है, ये कंपनी के द्वारा बनाया गया, पूरा डिजाइन किया गया है। आपने देखा वंदे भारत में अभी तक सिर्फ बैठने वाला सीट था, लेकिन पहली बार ऐसा ट्रेन बनाया जो क्या है? ट्रेन सोने वाला स्लीपर ट्रेन है। और ये पहली ट्रेन कहां से कहां चलेगी? तो गुवाहाटी से हावड़ा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ताजा खबर के अनुसार गियाना में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? सिंपल बात याद रखना, गिनिया का नया राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये सर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेमाडी डोम्बया। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड जो कार की कंपनी है, हालांकि अब तो बाइक ही बना रही है, इस कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बाबू तरुण गर्ग को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लास थोड़ा सा आज लंबा हुआ क्योंकि 2 दिन क्लास हम लोग कवर करना था। ठीक है, बाकी कल का क्लास कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा, कभी कभी क्लास छूट जाता है तो वादा नहीं कर सकते, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कल से ये क्लास आपको सुबह में 7 बजे ही मिले किसी भी हाल में। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, तो फ्री में डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी। और सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप सभी आरआरबी एनटीपीसी के कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी 4 महीना से ज्यादा टाइम है, बहुत समय है आपके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर सीरियस हो करेंगे ना बाबू, आराम से कवर हो जाता है सब कुछ 2 से 3 महीने में।